द बिहार स्टडी पॉडकास्ट में सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमारा विषय है भारत की भौतिक संरचना और इसमें भी हम खास तौर पर हिमालय पर्वत की गहराई में उतरेंगे। नमस्कार। और ये विषय जो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे एसएससी हो, रेलवे या स्टेट पीसीएस, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। बिल्कुल। तो सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि ज़रूरी बातों के नोट्स बनाते चलें, रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फिजियोग्राफी या भौतिक संरचना होता क्या है, इसे सरल शब्दों में कैसे समझें? देखिए, फिजियोग्राफी का सीधा सा मतलब है किसी भी जगह की जमीनी बनावट का अध्ययन। मतलब वहाँ पहाड़ हैं या मैदान, नदियाँ कहाँ हैं, पठार कैसा है। जब हम भारत को इस नजरिए से देखते हैं तो मोटे तौर पर हमें 5 बड़े हिस्से दिखाई देते हैं। 5 हिस्से? हाँ, सबसे उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, फिर दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, इन दोनों के बीच में भारत के विशाल मैदान, और फिर समुद्र के किनारे तटीय मैदान और हमारे द्वीप समूह। और आज हमारी चर्चा पहले और सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी हिमालय पर केंद्रित होगी। जी। हिमालय नाम सुनते ही मन में बर्फ से ढकी चोटियां आ जाती हैं। इसका शाब्दिक अर्थ भी तो यही है। एकदम सही। हिम मतलब बर्फ और आलय मतलब घर, बर्फ का घर। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि हिमालय कितना ऊंचा है, बल्कि ये है कि इसका जन्म कैसे हुआ। हाँ, ये बहुत उत्सुकता जगाता है। आज जहाँ ये आसमान छूती चोटियां खड़ी हैं, वहाँ करोड़ों साल पहले एक विशाल समुद्र हुआ करता था। समुद्र पहाड़ों की जगह पर? हाँ, एक सागर जिसका नाम था टेथिस सागर। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। तो फिर एक गहरे समुद्र की जगह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कैसे बन गई? ये पृथ्वी के इतिहास की सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक है। इसे ऐसे समझिए कि 2 बहुत बड़ी जमीन की प्लेट्स थीं। एक थी इंडियन प्लेट जो दक्षिण से उत्तर की ओर आ रही थी, और दूसरी थी यूरेशियन प्लेट जो अपनी जगह पर थी, और इन दोनों के बीच में था वो टेथिस सागर। जब ये दोनों प्लेट्स आपस में टकराईं तो वो कोई मामूली टक्कर नहीं थी। और इस महाटक्कर का सारा असर टेथिस सागर पर पड़ा होगा। बिल्कुल। उस जबरदस्त दबाव की वजह से सागर के तल में जो लाखों सालों का मलबा जमा था, जिसे हम अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, सेडिमेंट्स। हाँ, वो सारा मलबा किसी कागज की तरह मुड़ने लगा, सिकुड़ने लगा और ऊपर की ओर उठने लगा, परत दर परत मुड़ता गया, और इसी प्रक्रिया से एक मुड़े हुए यानी वलित पर्वत का जन्म हुआ। तो फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत कहने के पीछे का कारण यही है? जी हाँ, और ये बिंदु परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। और इसे युवा यानी यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से हिमालय एक नौजवान है। इसका निर्माण टर्शरी काल में हुआ था, जो इतिहास में बहुत हाल की घटना है। अच्छा। और युवा होने का एक मतलब ये भी है कि ये अब भी सक्रिय है। सक्रिय मतलब? इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धकेल रही है, बहुत धीरे धीरे, और इसी वजह से हिमालय की ऊंचाई आज भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि ये पूरा क्षेत्र भूवैज्ञानिक रूप से बहुत अस्थिर होगा, जो हम अक्सर भूकंप की खबरें सुनते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसी युवावस्था और चल रही टेक्टोनिक गतिविधि के कारण पूरा हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति बहुत संवेदनशील है। कमाल है। तो हमने ये तो समझ लिया कि हिमालय बना कैसे। अब इसके विस्तार की बात करते हैं। ये बर्फ का घर फैला कहां से कहां तक है? इसका विस्तार बहुत विशाल है। पश्चिम में यह सिंधु नदी के मोड़ से शुरू होता है। सिंधु नदी से? हाँ, और वहां से एक तलवार की तरह पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। लंबाई कितनी होगी इसकी? लगभग 2500 किलोमीटर, और चौड़ाई बदलती रहती है, 240 से 320 किलोमीटर के बीच। यहीं पर पामीर के पठार का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसे दुनिया की छत कहते हैं। ये एक गांठ की तरह है जहां से हिमालय और मध्य एशिया की कई श्रृंखलाएं निकलती हैं। और एक बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है वो ये कि हिमालय की चोटियों पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मतलब फॉसिल्स मिलते हैं। हाँ, और इसका संबंध सीधा टेथिस सागर वाली कहानी से है, क्योंकि ये पर्वत उसी समुद्र के तल से ऊपर उठा है। इसलिए इसकी चट्टानें मुख्य रूप से अवसादी सेडिमेंट्री हैं, जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। चलिए अब इस विशाल पर्वत श्रृंखला के अंदर एक सफर पर निकलते हैं। इसे समझने के लिए क्या हम इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं? हाँ, बिल्कुल।
और सबसे आसान तरीका है इसे उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समानांतर पट्टियों के रूप में देखना। श्रोताओं से कहूंगा कि भारत के नक्शे की कल्पना करें और उत्तर से दक्षिण की ओर देखें। ठीक है, तो हमें एक के पीछे एक 3 दीवारों जैसी पर्वत श्रृंखलाएं दिखेंगी। सही। सबसे बाहरी और सबसे दक्षिणी जो है वो है शिवालिक श्रेणी। ये सबसे नई है। इसे हिमालय की तलहटी या फुटहिल्स भी कहते हैं ना? जी, इसकी औसत ऊंचाई ज्यादा नहीं, बस 900 से 1200 मीटर के करीब है। शिवालिक को पार करने के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? शिवालिक को पार करते ही हम मध्य या लघु हिमालय में पहुंच जाते हैं, मतलब लेसर हिमालयस। यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल जाता है। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो हमारे जो प्रसिद्ध हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, वो सब यही हैं। बिल्कुल, ये सारे खूबसूरत पर्यटन स्थल इसी मध्य हिमालय की गोद में बसे हैं। इस श्रृंखला को भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जो इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है। हिमाचल में धौलाधार और उत्तराखंड में मसूरी और नागटिब्बा। और आज के समय में ये क्षेत्र सिर्फ पर्यटन के लिए ही नहीं, कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मेरा इशारा सुरंगों की तरफ है। हाँ, और ये इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूने हैं। खासकर 2 सुरंगें परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। पहली है जवाहर सुरंग, जो बनिहाल दर्रे में है और जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। और दूसरी, जिसने हाल में क्रांति ला दी है, वो है अटल सुरंग। रोहतांग दर्रे के पास वाली? हाँ, 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबी। जरा सोचिए, इस एक सुरंग ने मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से साल भर के लिए जोड़ दिया। एक ऐसी घाटी जो पहले सर्दियों में 6 महीने तक दुनिया से कट जाती थी। सही कहा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, ये लोगों के लिए एक जीवन रेखा है। तो हमने शिवालिक पार किया, मध्य हिमालय के नज़ारों से गुजरे। अब इस यात्रा का अंतिम और सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव। हाँ, अब हम उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां इंसान महज एक मेहमान है। ये है वृहत हिमालय, यानी ग्रेटर हिमालयस। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। जी, हिमाद्री मतलब बर्फ से ढका हुआ। ये हिमालय की सबसे उत्तरी, सबसे ऊंची और सबसे मजबूत रीढ़ है। इसकी औसत ऊंचाई ही 6100 मीटर है। यहाँ पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं, सिर्फ चट्टान, बर्फ और ग्लेशियर ही दिखते हैं। और यहीं पर दुनिया के सबसे बड़े नाम मौजूद हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, ये इसी हिमाद्री का हिस्सा है। इसके कुछ और नाम भी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। नेपाल में इसे सगरमाथा कहते हैं और तिब्बत में चुमोलुंगमा। एवरेस्ट के अलावा भारत के लिए कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां इस हिमाद्री श्रेणी में हैं? भारत में हमारे पास कंचनजंगा है, सिक्किम में। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो निर्विवाद रूप से भारतीय सीमा में है। इसके अलावा कश्मीर क्षेत्र में नंगा पर्वत और उत्तराखंड में नंदा देवी और कामेट जैसी विशाल चोटियां भी इसी हिमाद्री का हिस्सा है। इतनी विशाल दीवार को पार करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन इंसानों ने हमेशा रास्ते खोजे हैं। मतलब दर्रों यानी पासेस की बात कर रही हूं मैं। बिल्कुल, ये दर्रे इन पहाड़ों की धमनियों की तरह हैं। कुछ दर्रे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ता है। और कुछ दर्रे हमें हमारे पड़ोसियों से जोड़ते हैं। हाँ, जैसे शिपकीला दर्रा हिमाचल को चीन से जोड़ता है। सिक्किम का जलेपला भी चीन की ओर रास्ता खोलता है। और एक बहुत ही खास दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा। यहाँ से एक विशेष प्रश्न बनता है। वो क्या? इसी दर्रे के पास से शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी एक गहरा गॉर्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, ये याद रखने वाला बिंदु है। जरूर। तो आज की इस यात्रा में हमने हिमालय के जन्म की कहानी से लेकर उसकी 3 समानांतर दुनियाओं शिवालिक, मध्य हिमालय और हिमाद्री की सैर की। बिल्कुल, हमने समझा कि ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं, बल्कि एक जीवित सांस लेती हुई इकाई है जो हमारे मौसम, हमारी नदियों और हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। और ये भी समझा कि इसका युवा होना इसे खतरनाक और गतिशील बनाता है। हाँ, और हमने इसकी ऊंची चोटियों के बारे में जाना और उन दर्रों को भी समझा जो इस महान बाधा के बीच रास्ता बनाते हैं। ये वाकई एक शानदार बातचीत रही, लेकिन इसे खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज हमने हिमालय की उन 3 समानांतर श्रेणियों की बात की जो मुख्य भारतीय भूभाग पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके भी उत्तर में तिब्बत के पठार से सटी हुई कुछ और पर्वतमालाएं हैं
जिन्हें ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय। जी, भारत की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं जैसे काराकोरम इसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र का हिस्सा है। इस पर हम अपने अगले सत्र में विस्तार से जानेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प सिरा है जिसे हम भविष्य में जरूर पकड़ेंगे। बिल्कुल। और यही भूगोल का जादू है। हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोताओं को हिमालय को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी। द बिहार स्टडी पॉडकास्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सत्र छूट न जाए। व्यवस्थित ढंग से अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद। जय हिंद।